तो गाइस ये कहानी है बाकी हनुमा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिससे पूरा स्कूल थर थर कांपता है। एक दिन मित्सुनारी तोकुगावा, एक अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप का ओनर, उसके स्कूल आ मिलकर उससे बताता है कि टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स तुम्हें पीटने आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर डोरियन एक डेथ ट्रायल पर चुपचाप फांसी चढ़कर मर गया था, पर एक डॉक्टर उसकी मौत कंफर्म करने जैसे ही उसके पास आया वो जिंदा हो गया और उसने सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और उसने जाने से पहले वहाँ लिखा, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। और वो समुद्र के रास्ते से उस प्रिजन से एस्केप कर गया। ये ही नहीं, अभी तो 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के केरियोस प्रिजन में सिकॉर्सी नाम के एक प्रिजनर को पनिशमेंट के तौर पर शॉक थेरेपी दी गई थी, पर वो आदमी उस डेथ ट्रायल को भी सर्वाइव कर गया और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करके शरेआम एक मिलिट्री प्लेन में उड़कर हमारे टोक्यो की तरफ निकल पड़ा है। पुलिस को पता चला है कि वो 100 मीटर की प्रिजन वॉल चढ़कर वहाँ से भागा है, जो कि किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और तो और उसने गारलैंड, रशिया के बेस्ट रेसलर को भी मार दिया। ये तो दूसरा ही था, अभी इनके अलावा 3 और हैं। एक ने तो समुद्र में 200 मीटर नीचे एक सबमरीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुत्तों की तरह मारकर वहाँ से एस्केप किया है, और दूसरे रेयोको यानेगी ने तो एक बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़कर प्रिजन एस्केप किया है। और एक अजीब बात ये थी कि उन सभी प्रिजनर ने अपने पीछे एक ही मैसेज छोड़ा था, जो कि था, मुझे हार का स्वाद चखना है। 5 मर्डर्स का चार्ज लगे हुए अनडेड क्रिमिनल्स, जिन्होंने भागते हुए अपने पीछे सेम मैसेज छोड़ा। बाकी तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इसका मतलब है कि वो सभी लोग बाकी को डिफीट करने टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन है। अब अगले दिन सिकॉर्स्की उन सभी में से एक प्रिजनर रॉब नाम के एक बहुत ही फेमस किक बॉक्सर को अपनी बॉडी में फिटेड रेजर से मार देता है। और कुछ गुंडे बाकी के बारे में उसके क्लासमेट से पूछते हैं और बोलते हैं, ओए बुलाओ उस बाकी को, बहुत पावरफुल है, हमने सुना है, आज उसके साथ 2-2 हाथ हो ही जाए। डरकर वो आदमी बाकी के पास जाता है और उसको अपने साथ लेकर उसे उन गुंडों से मिलवाता है। उनमें से एक आदमी उसे चाकू से मारने आगे आता है, पर तभी उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उसके मुंह पर बाकी ने एक मुक्का ऑलरेडी मार दिया है। हालांकि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है अभी तक। वो बाकी के डर से ही फ्रीज हो जाता है और बचे हुए गुंडों को भी उन्हीं की स्पेशल वेपन्स उन्हीं पे यूज करके उन्हें हरा देता है। पर तभी बाकी को अपने क्लासमेट के पीछे एक 9 फुट का आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मचा हुआ है। डोरियन, सिकॉर्सी, डॉयले, स्पेक और रेयोको यानेगी एक साथ प्रिजन से एस्केप कर चुके हैं। तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि शहर में सिटीजन्स ने देखा है कि किसी आदमी ने हमारी एक पुलिस वैन को हाथों से ही कुचल दिया, और पूछताछ पर पता चला कि ये काम स्पेक का है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक। अब सीन उसी बंदे पे शिफ्ट हो जाता है जो कि बाकी को मारने उसके सामने आ चुका है। शो ऑफ करने के लिए वो बंदा खुद के मुंह में गोलियां चलाता है और कहता है, मैं टोक्यो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, क्या तुम ही बाकी हनुमा हो? दोस्त, मुझे हार को एक्सपीरियंस करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और उसके साथ हाथ मिलाते ही उसका हाथ नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी की फट जाती है। वो बंदा बाकी को कुत्तों की तरह मारने लगता है और बोलता है, हाथ उठाओ हाथ। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आकर स्पेक को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर बोलता है कि सर, यहाँ तो ऑफिसर कनाडा का हाथ पड़ा हुआ है। ये सुनकर बाकी शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये हाथ एक पुलिस ऑफिसर का था, जो कि स्पेक ने मार दिया था। स्पेक बाकी के पास जाकर उसे बोलता है, ये तो बस शुरुआत थी, दोबारा बहुत ही जल्द मुलाकात होगी बाकी हनुमा। इसके बाद हमें युजिरो हनुमा, बाकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर माना जाता है। पुलिस, पॉलिटिशियंस सब के सब इस बंदे से डरते हैं। इस तरफ रायोको यानेगी गोके शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा स्टाइल जुत्सु इन्वेंट किया था। 70 साल का होने के बावजूद भी ये आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर इंस्पेक्टर उस पर कड़ी नजर रखने के लिए बोलता है। वो टॉयलेट करने जाता है पर देखता है कि स्पेक उसके बगल में ही बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेक बोलता है, हाँ वो मैं जरा बाथरूम करने आया था यहाँ पे, ये लो ये बंस खाओ, एकदम मस्त क्रिस्पी हैं। इंस्पेक्टर उसके मेन पॉइंट पे लात मारता है, पर स्पेक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, लो खा लो इसे चुपचाप। और उस इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम है लीथल वेपन, और उसके फादर का नाम है टोपी ओरोची, और ये है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंपो फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है कि तभी डोरियन वहाँ पर आकर उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी,
मुझे मास्टर डोपो ओरोची से मिलना है। अब शिनशिनकाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोपो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वो कात्सुमी से उसे उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी पहले उसे अपने जूते उतारने के लिए बोलता है। डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है। वो उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसके एक किक मारता है, पर डोरियन उसके गले में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है और उसे कहता है, तुम में काफी दम है, लगता है अब तो मुझे मास्टर डोपो से मिलना ही पड़ेगा। और डोरियन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कायोरेत्सु वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, अबे ओ, अपनी बराबरी वाले से टक्कर लेना, दम है तो मुझसे लड़कर दिखा। और डोरियन उसे देखकर ड्रामे करते हुए रोने लग जाता है और अपनी नाक में से एक बाल निकालकर कायोरेत्सु की आईज में मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके इस अटैक से बच जाता है। अच्छा बच्चू, ले फिर इससे बचकर दिखा। और वो उस पर आग उगलने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में एक फिटनेस टेस्ट चल रहा है और 400 मीटर की एक रेस में बाकी सभी को हराते हुए सबसे तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। और लॉन्ग जंप में भी बाकी क्रॉस लाइन को ही पार कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उसके टीचर को समझ नहीं आता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तो और पुलअप करते हुए बाकी पुलअप बार को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका टीचर उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक भी टेस्ट ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया था अभी तक और उसके स्कोर्स काफी कम थे। इसलिए बाकी अपने टीचर से बोलता है कि क्या अगर वो 1500 मीटर की रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे तो क्या वो उसे पास कर देंगे इस टेस्ट में। उसका टीचर उसे बोलता है, 1500 मीटर 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है, ये तुम कैसे तोड़ पाओगे। पर बाकी बोलता है, सर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर लूंगा। बाकी अपने कपड़े उतार देता है और रेस के लिए रेडी हो जाता है। रेस शुरू हो जाती है। और बाकी शुरुआत में ही रेस में सबसे आगे निकल जाता है, पर तभी उसे मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में वो लास्ट पोजीशन पर आता है। और बाकी का टैलेंट देखकर वो टीचर उसे पास कर देता है। इस तरफ मित्सुनारी कांजी इगारी से मिलता है, जिसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था। पर तभी सिकोर्सी वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है और एक एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है और मित्सुनारी सिकोर्सी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में स्पेक ने आई विल बी बैक सून का एक पर्चा लगाया होता है अपने सेल के बाहर और मित्सुनारी और सिकोर्सी एक जगह पर आकर देखते हैं कि वो सारे क्रिमिनल्स एक साथ वहाँ पर आ चुके हैं। मित्सुनारी उनका स्वागत करता है और बताता है कि मैं स्टेडियम का मालिक हूँ और अब ये बताओ कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। डोरियन बताता है, ये कैसा सवाल है, ये जापान की सबसे फेमस जगह है जहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स आते हैं। डोले बोलता है, मैं अपने मन की करता हूँ, मुझे यहाँ पर आना था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तभी बाकी मित्सुनारी से मिलने वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो सभी लोग बाकी को नोटिस करते हैं और तभी डोपो ओरोची और कुछ और खतरनाक फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो 5 क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 बेस्ट फाइटर्स आमने सामने आ चुके हैं और ये है डोपो ओरोची, शिनशिनकाई कराटे स्टाइल का असली फाउंडर, और ये है कारोई यानामा और ये यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें बताता है कि ठीक इसी जगह पर कुछ साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट था और उसे जीता था None other than this young man right here, बाकी हानमा। इस 17 साल के लड़के ने उन क्रिमिनल्स को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और मित्सुनारी उसे इस टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में बताने ही लगता है कि तभी ये बंदा बोलता है, कोई रूल्स नहीं है इसमें, ये गेम अभी से शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, नहा रहे हो, जीएफ के साथ हो, जहाँ मर्जी चाहो फाइट कर सकते हो। उन 10 लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। बाकी बोलता है, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है, और ये बोलकर बाकी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक अपने सेल में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ डोरियन और डोपो कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी कायोरेत्सु उससे पहले का बदला लेने उसके सामने आ जाता है और डोपो ओरोची उसके एक जोरदार लात मारता है। वो पहले से ही मौके की तलाश में था डोरियन को पीटने के लिए। डोरियन उस पर अपने आग वाले लाइटर से हमला करता है, पर डोपो ओरोची उसके इस अटैक को आसानी से रोक देता है और बोलता है, हा ये मेरा परफेक्ट डिफेंस है जो कि किसी मिसाइल से भी नहीं टूटने वाला। इस तरफ कांजी अकारी सिकोर्सी से बदला लेने उसके सामने आ चुका है और कुछ गुंडे भी लाया है अपने साथ, और वो
वो सभी लोग सिकोर्सी को पकड़ लेते हैं। वापस डोपो ओरोची की तरफ हम लोग देखते हैं कि डोरियन उसका हाथ एक धागे से काट देता है। दरअसल डोरियन के पास एक स्पेशल लाइटर होता है जिसमें एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा पतला और नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा निकलता है। डोरियन बोलता है, ये धागा साइंस के नजरिए से एक चमत्कार है। बहुत पहले से मैजिशियंस भी ऐसे ही धागे यूज करते हैं अपने ट्रिक्स के लिए। और ओरोची समझ जाता है कि जब उसने उसकी किक मारी थी पहले, तभी उसने मौके का फायदा उठाकर वो धागा उसके हाथ में डाल दिया था। पर ओरोची को इसकी आदत थी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान उसका हाथ बहुत बार टूट चुका था और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और डोरियन नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ कांजी और उसके दोस्त सिकोर्सी को मारने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। कांजी उसे 5 गोलियां मारता है पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो उसके साथियों को मार देता है और कांजी सरेंडर कर देता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। You win, all right? I can't compete with your power or your stamina. पर सिकोर्सी उसकी बात नहीं मानता और एक जिम रॉड और कुछ डंबल्स उठाकर उसके मारने लग जाता है, जिसकी वजह से कांजी की मौत हो जाती है। अब सीन बाकी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कोजुई मात्सुमोटो के साथ घूम रहा होता है। उस लड़की को पता होता है कि बाकी एक फाइटर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और बाकी से कहते हैं, ओए चुपचाप अपने सारे पैसे हमें दे दो, सुना ना तुमने। पर बाकी की आंखों में देखते ही उनकी फट जाती है और वो खुद ब खुद बाकी का रास्ता छोड़ देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एक डेट पर जाते हैं और काफी मजे करते हैं और वापस घर की तरफ जाते वक्त कोजुई बाकी का हाथ पकड़ लेती है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि स्पेक बाकी को पीछे से देख रहा होता है। अब बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने के बाद उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि कोजुई बाकी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि तुम एक रियल फाइटर हो, तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में रहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी तो हमेशा मैं भी परेशान रहूंगी। कोजुई के माइंड में बहुत सी बातें घूम रही होती हैं और फिर कोजुई बाकी से कहती है कि तुम जिनके साथ लड़ते हो उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या उनके बीवी और बच्चे तुमसे नफरत नहीं करेंगे? और जैसे ही कोजुई बोलती जा रही होती है, बाकी उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है, बस खामोश हो जाओ। अब फाइटर्स अपनी मर्जी के साथ ऐसा रास्ता चुनते हैं। मैंने पिछले 17 सालों में कोई भी अच्छी चीज नहीं देखी है। मेरे डैड और मेरी मॉम मुझसे नफरत करते थे और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूं। मैंने यही रास्ता चुना है और मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मैं अपने डैड को हराऊंगा और इस रास्ते पर चलते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उस चीज का जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी मेंटली तैयार रहना। मैंने अगर मेरी मॉम के अलावा किसी और पर आज तक ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो, कोजुई। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जैसे ही बाकी पर अटैक करने वाला होता है तो बाकी घूर कर स्पेक की तरफ देखता है। तो स्पेक वहीं पर खड़ा खड़ा मानो जम सा जाता है, लेकिन इसी दौरान हानायामा वहाँ पर पहुँच जाता है और वो स्पेक की जबड़े को पकड़ लेता है और उसे बाकी से दूर फेंक देता है। वो बाकी और कोजुई की जान बचा लेता है और कहता है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम बाकी से दूर रहो। और अब स्पेक और हानायामा की फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक एक जोरदार लात हानायामा के मुंह पर मारता है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं कि यानाहामा के बैक पर एक बहुत ही मस्त सा टैटू होता है जिस पर कई तलवारों के निशान भी होते हैं। ये जो टैटू आप देख रहे हो ये यानाहामा फैमिली के लीडर्स का एक सिंबल है और ये टैटू सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और इस टैटू पर ये स्वॉर्ड के निशान तब आते हैं जब यानाहामा एक पूरी की पूरी गैंग के साथ अकेला ही फाइट करने पहुंच जाता है। और ये स्टोरी जानने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक अपने हाथ में आने वाली हर चीज के जरिए हानायामा पर हमला करना शुरू कर देता है। कभी वो यानाहामा का जूता पकड़कर उस पर अटैक करता है और कभी वो बेंचेस को उठाकर हानायामा की बैक पर मारने की कोशिश करता है। पर इन छोटी मोटी चोटों का हानायामा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने फाइटिंग स्टांस को अपना लेता है। ये देखकर स्पेक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, काफी अरसा गुजर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिले। इतने सालों के बाद कोई ताकतवर ओपोनेंट मुझे मिला है। तुम तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह आराम से खड़े हो गए हो, जैसा हाल मैंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का किया था। दरअसल स्पेक ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था, जिसे लोग अभी बहुत ही मुश्किल से दोबारा से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल अब मैं दोबारा करने वाला हूँ। और ये कहते ही स्पेक बिना सांस लिए एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है उस पर। वो लगातार उस पर मुक्के बरसा रहा होता है। स्पेक अपनी सांस को 5 मिनट से भी ज्यादा के लिए रोक सकता था, इसलिए वो बिना सांस लिए उस पर लगातार अटैक्स कर पाता है। पर हानायामा की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ आम लोगों से कई ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ आगे करके स्पेक के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर जैसे ही हानायामा को रियलाइज होता है कि स्पेक के पंचेस की ताकत थोड़ी सी धीमे पड़ने लगी है, वो इस मौके का फायदा उठाकर आधे सेकंड के अंदर ही एक जोरदार पंच स्पेक के मुंह पर मारता है।
ये इतना खतरनाक पंच होता है कि उसके मुंह पर पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। इस तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जो कि स्पेक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं अरे यार ये स्पेक ने तो हमारे जेल को जैसे होटल समझ लिया है, जब मर्जी आता है जब मर्जी जाता है, क्या है ये। और रात गुजारने के बाद यहाँ से चला जाता है। हमने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की है पर हमारी गोलियां भी उसके सामने फेल हो चुकी हैं, पर कोई बात नहीं, अब अगली बार जब वो आएगा ना तब देखना, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने वाला हूँ मैं उसे। दूसरी तरफ हनायामा स्पेक के मुंह पर एक के बाद एक जोरदार गुस्से बरसा रहा होता है और वह स्पेक से पूछता है हाँ भी आगे स्वाद, तुम्हें हार का मजा चखना था ना, लो मजा आ रहा है अब। हनायामा के पंचेस को बर्दाश्त करने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है, इसलिए स्पेक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और फिर अचानक से ही स्पेक हार मान लेता है। हनायामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतनी आसानी से कैसे अपनी डिफीट मान ली, पर हमें पता चलता है कि ये स्पेक की एक चाल थी। दरअसल उसके हाथ में 6 कारतूस होते हैं जिसे वो हनायामा के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलियां फट जाती हैं और हनायामा का जबड़ा तकरीबन आधा टूट चुका होता है उस धमाके की वजह से और अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। पर हनायामा नीचे गिरने से पहले स्पेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और इस फाइट का विनर हनायामा निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस देखते हैं कि हनायामा ने स्पेक को बुरी तरह से पीट दिया है और उसे कॉलर से पकड़ रखा है। पुलिस हनायामा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है। पुलिस हनायामा को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे और उसे जाने देती है। और जैसे ही हनायामा वहाँ से जाने लगता है और स्पेक को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो स्पेक पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और फिर वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर पुलिस की गाड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है और हनायामा पर गिरा देता है और एक रॉड के जरिए हनायामा के फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे मारते हुए कहता है तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। अगर जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो मुझे इसी तरह थोड़ी और देर मारते रहते तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर वो एक गन निकाल कर हनायामा की बॉडी को गोलियों से छन्नी कर देता है। स्पेक उस पर जरा भी रहम नहीं करता और हनायामा की टांगों पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है। जब हनायामा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब स्पेक उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। मुझे तो लगा था कि हनायामा का खेल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी थी यार, क्योंकि हनायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, मजाक थोड़ी है कोई। और फिर जैसे ही स्पेक ने अपनी गन निकाल कर हनायामा के मुंह में डाली तो हनायामा ने, जिसका जबड़ा पहले से ही टूटा हुआ था, उसके मुंह में दोनों तरफ से सुराख था और उसने उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल गई। और फिर हनायामा इस मौके का फायदा उठाकर स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर देता है। और हनायामा के मुक्कों के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उसके हाथों में कितनी ज्यादा ताकत है। स्पेक अपने आंखों पर हाथ रख लेता है जिसे देखकर हनायामा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक फ्लैश ग्रेनेड उसके सामने मारता है। उस नेड की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हनायामा की आंखों में पड़ते ही उसे कुछ नजर नहीं आता। दरअसल एक स्टैंड था यार, जैसा हम BGMI में खेलते हैं। अब हनायामा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, वो अंधा हो चुका है, पर ना दिखने के बावजूद भी एकदम सही निशाना लगाकर वो स्पेक के मुंह पर एक मुक्का मारता है। लेकिन स्पेक भी चालाक था और वो जमीन की तरफ से निकलकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हनायामा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हनायामा के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, तो वो स्पेक की बाजू पकड़कर उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पेक के हाथों के मसल्स फटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही स्पेक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बहुत ही जल्द उसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, तो वो अपने हाथ की एक उंगली हनायामा के कान में घुसाने की कोशिश करता है ताकि वो हनायामा के ब्रेन को डैमेज कर सके। लेकिन हनायामा इस कदर का डैमेज लेकर भी अपने पांव पर खड़ा रहता है और स्पेक की गर्दन हनायामा के हाथ में होती है। और फिर जैसे ही हनायामा अपने हाथ की मदद से स्पेक की गर्दन पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो स्पेक बहुत ही जल्द बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्पेक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये स्पेक की रियल फॉर्म होती है। एक डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि दरअसल ये स्पेक की असली हालत है। इस बंदे की असली एज 97 है, पर पहले इसकी बॉडी से हमें लगता था कि ये 50 साल का होगा, क्योंकि इसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े होते थे और इसकी एज लगभग 50 के आसपास होगी। लेकिन हम सब गलत थे। अब दूसरी तरफ हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि एक टेस्ट दे रहा होता है और इस पेपर में वो अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं लिखता, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी बाकी का टीचर उसे समझाता है कि तुम्हें ठीक से स्टडी करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए हो, पर सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। इंसानों ने जितनी भी तरक्की की है वो अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने दिमाग से की है। और तभी वो टीचर खिड़की की तरफ चला जाता है जहाँ एक शख्स रनिंग ट्रैक से उनके स्कूल की तरफ ही आ रहा होता है। वो बंदा खिड़की तोड़कर बाकी के क्लासरूम में आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उस टीचर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये बंदा उड़ कैसे सकता है।
और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उन 5 क्रिमिनल्स में से एक डॉयले था, जो कि मेरा फेवरेट है। और वो बाकी से कहता है कि भाई ये टीचर तुम्हें इतना कुछ बोल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो भाई मैं ना सहता। इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता। उस टीचर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर बाकी रोने का नाटक करने लगता है और बोलता है मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे मारने आए हो? और इससे पहले कि डॉयले बाकी लोगों पर अटैक करता, बाकी एक जोरदार किक डॉयले के मुंह पर मारता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डॉयले एक चाकू निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है बहुत खूब, तुम सिर्फ 17 साल के हो लेकिन हर खतरे को भांप लेते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है और उसके साथ कैसे फाइट करनी है। लेकिन बाकी डॉयले की बातों पर ध्यान नहीं देता और क्लासरूम की खिड़की से जंप मारकर नीचे आ जाता है। उसके भागने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि उसकी क्लास वालों को ये पता ना चल जाए कि वो एक अंडरग्राउंड रेसलर है, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया पूरा का पूरा स्कूल उससे डरने लगेगा। और जैसे ही बाकी नीचे पहुंचता है, बाकी एक माली के पास से गुजरता है जो कि कुछ पत्तों को काट रहा होता है या फिर कहूँ तो नाटक कर रहा होता है। और जैसे ही बाकी उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो बंदा बाकी पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। दरअसल ये कोई माली नहीं, ये यानागी है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक, और इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और फिर देखते ही देखते यानागी अपने हाथ में मौजूद उन वेपन्स को घुमाना शुरू कर देता है। वो एक ननचक्कू की तरह वेपन होता है और उसके दोनों सिरों पर कांटों की तरह तेज कुल्हाड़ियां लटकी होती हैं। अगर वो वेपन बाकी की बॉडी से टकरा गया तो वो उसकी बॉडी को चीर डालेगा। और फिर वो अपने वेपन को घुमाता हुआ, जो कि एक चैन के साथ बंधा होता है, उसे जमीन पर गिरे हुए एक पत्थर की तरफ टकराता है। और वो पत्थर इतनी स्पीड से बाकी की तरफ आता है कि बाकी उसे ठीक से देख तक नहीं पाता, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे डॉज कर लेता है। बाकी को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है और यानागी एक के बाद एक अटैक करना उस पर शुरू कर देता है। और बाकी को उसके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। और यानागी बाकी की तारीफ करते हुए से कहता है तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं, हालांकि मैंने अपने हथियार को एक रस्सी की चेन के साथ बांधकर बनाया है जिससे उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन तुम फिर भी मेरे वेपन्स के अटैक को देख पा रहे हो, ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। वो अपने एक वेपन को निकालकर बाकी को पकड़ा देता है और अपने दूसरे वेपन को रस्सी में बांधकर अपनी स्पीड को डबल कर देता है और कहता है सिंगल वेपन को यूज करना 2 वेपन से ज्यादा आसान होता है। अब देखता हूँ बेटा कैसे बचते तुम मेरे अटैक से। और फिर देखते ही देखते वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है काफी ज्यादा और वो उस पर अटैक कर देता है और बाकी के हाथ में जो वेपन होता है वो उसको भी बीच में से काट देता है। और इसी फाइट के दौरान जैसे ही यानागी अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ बाकी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बाकी अपनी शर्ट को उतार देता है और वो शर्ट उसके वेपन में फंस जाती है, जिसका मतलब है कि यानागी के दोनों वेपन्स अब बेकार हो चुके हैं। इसी दौरान पीछे से शिबुकावा वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही यानागी का नाम लेता है और यानागी जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो वो पानी से भरी हुई केतली को यानागी को पकड़ा देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बहुत पहले यानागी ने ऐसी ही सेम हरकत की थी शिबुकावा के साथ, पर उस टाइम उस केतली में गर्म पानी था जिसकी वजह से शिबुकावा के दोनों हाथ जल गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट अब वो यानागी के साथ रिपीट करता है। दरअसल वो यहाँ पर उससे बदला लेने आया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो पानी गर्म नहीं होता, वो ठंडा पानी होता है। ये शिबुकावा का एक छोटा सा मजाक होता है जिसको यानागी शुरू में समझ नहीं पाता और शिबुकावा अपना मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और कहता है भाई मजा आ गया भाई आज तो। लेकिन शिबुकावा अपनी अटैक को यूज करते हुए यानागी के वेट और उसकी फोर्स को उसी के खिलाफ यूज कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर यानागी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला होता और शिबुकावा काफी जख्मी हो जाता है। अब यानागी के हाथ में हम एक ऐसा वेपन देखते हैं जो कि किसी शेर के पंजे जैसा होता है और फिर शिबुकावा बाकी से कहता है लगता है हम दोनों को मिलकर इससे फाइट करनी होगी, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हमने डिसाइड किया था कि इसका कोई रूल नहीं है। ये कहते ही शिबुकावा, जिसके हाथ से खून बह रहा होता है, यानागी के मुंह पर खून के छींटे फेंक देता है जो कि सीधा जाकर उसकी आंखों में गिरते हैं और वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। शिबुकावा इस मौके का फायदा उठाता है और अटैक कर देता है और वो बाकी को भी कहता है ओए तुम भी मेरी मदद करो। वो दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं। यानागी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है पर वो जरा भी नहीं घबराता। बाकी यानागी के पेट पर एक जोरदार किक मारता है, अपनी हिप्नोटाइज करने वाली एबिलिटी का यूज करता है और बाकी का नाम पुकारता है और उससे पूछता है बाकी दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? मेरी बातों पर ध्यान दो। बाकी धीरे धीरे उसकी बातों में गुम होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो उसके माइंड को हिप्नोटाइज कर रहा होता है और चलते चलते यानागी बाकी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। शिबुकावा उसे बोलता है ओए स्नैप आउट ऑफ इट, क्या कर रहे हो ये? वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारे पास आ रहा है बहुत ज्यादा। पर बाकी तो मानो किसी और ही दुनिया में होता है और यानागी इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने गैस के हैंड को बाकी के नाक के पास आकर रख देता है, जिसकी वजह से बाकी बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुली होती हैं और तभी
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक सुमो रेसलर बेड पर लेटा हुआ होता है। दरअसल इस बंदे पर भी यानागी ने हमला किया था अपनी पॉइजनस गैस की मदद से, और क्योंकि सांस के जरिए जब कोई पॉइजनस गैस इनहेल की जाती है वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलने लगती है और आप हिल डुल नहीं पाओगे। यही सेम चीज अभी बाकी के साथ हो रही थी। इसी टेक्निक की वजह से यानागी को ये टाइटल मिला था, जो कि था द पॉइजनर। बाकी एकदम बेहोश पड़ा होता है और फिर यानागी बाकी से पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा था ना कि सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है, तो वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। हर एक बंदा ऑक्सीजन को इनहेल करता है और अगर मैं इसी ऑक्सीजन को अपनी ताकत बना लूं तो मैं अपने ओपोनेंट को आसानी से हराने में कामयाब हो पाऊंगा। और ये सब बोलने के बाद वो बाकी को जगाकर वहाँ से फरार हो जाता है। मित्सुनारी अपने सभी फाइटर्स को बुलाता है और रज्ज की गालियां देता है उन्हें, और वो खास तौर पर बाकी से कहता है कि तुम यानागी से हार जाओगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाकी मेरा नंबर 1 फाइटर बगैर किसी रूल के हार गया, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और उन सभी की इंसल्ट करने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी कर रहा होता है कि मार्शल आर्ट का ये मतलब नहीं है कि तुम सभी को एक अखाड़े में फाइट करनी है, बस ऐसा नहीं होता, तुम्हारा दुश्मन कहीं भी आ सकता है, तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये सब सुनकर यानाहामा गुस्से में आ जाता है और टोकुगावा को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओ बुड्ढे अपनी बकवास बंद कर तू, ठीक है, ये हमें पता है। ये सुनकर टोकुगावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यानाहामा के मुंह पर एक पंच मार देता है और उसे कहता है, ओए नीचे उतार, मुझे डरा रहे हो तुम, ओए नीचे उतार। मुझे वो रोते हुए से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे हारने का सबसे ज्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यानाहामा उन फुद्दुओं से हार जाओगे, और खास तौर पर बाकी तुम पर बहुत ज्यादा यकीन था मुझे, पर तुमने मेरी नाक कटा दी। बाकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे काफी गिल्टी महसूस होता है। बाकी वहाँ से जाने लगता है और फिर वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने डोरियन को पाता है, जिसके हाथ में गैसोलीन होती है और हाथ में एक लाइटर। उसका प्लान होता है कि वो उन सभी फाइटर्स को एक ही जगह पर जला देगा। इस पहले कि वो गैसोलीन फेंककर आग लगाता, तभी काटसुमी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके हाथ से वो लाइटर ले लेता है और डोरियन को नीचे गिराने के बाद वो सारा का सारा गैसोलीन डोरियन पर गिर जाता है। ये देखकर डोरियन थर थर कांप रहा होता है, क्योंकि काटसुमी उसके ऊपर लाइटर लेकर बैठा होता है और एक चिंगारी पड़ते ही वो मर जाएगा। इसी वक्त डोरियन सोचता है कि ये काफी बदल चुका है पहले से। काटसुमी उसका मजाक उड़ाते हुए से कहता है, अरे डरो मत, मैं आग नहीं लगाऊंगा, वरना तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ी रह जाएगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरी स्पिरिट अभी जिंदा है। और तभी ये सब बोलते ही काटसुमी वो लाइटर डोरियन के ऊपर फेंक देता है और डोरियन की बॉडी पर आग लग जाती है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है डोरियन, एक नंबर के लीचड़ हो तुम, तुम्हारे साथ कोई फेयर फाइट नहीं करने वाला मैं। डोपोरोची कहता है, शाबाश मेरे बेटे, बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने, वैसे भी मार्शल आर्ट्स का मतलब जीतना ही होता है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और तभी डोरियन वापस से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर पहले जल रही होती है और वो जैसे ही होश में आता है उसके मुंह से बहुत बड़ी भाप निकल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बॉडी पर लगी हुई सारी आग को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक भाप के जरिए उसे धुएं में उड़ा दिया हो। डोरियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अभी अगला कौन है? और फिर डोपोरोची आगे बढ़कर कहता है, ऑफ कोर्स मैं लड़ूंगा तुमसे, अपने कटे हुए हाथ का बदला भी तो लेना है मुझे तुमसे। तभी कात्सुमी कहता है, अभी नहीं डैड, आपको भी मौका मिलेगा, पर उससे पहले मेरे टीचर इससे फाइट करना चाहते हैं, जिसका नाम काताओ कियोसुमी होता है। और फिर देखते ही देखते वो डोरियन पर अटैक कर देता है। वो एक के बाद एक खतरनाक अटैक करता जाता है उस पर, और वो डोरियन से कहता है, ओए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट के हाथ को काटने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बात सुन भी रहे हो तुम? डोरियन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। कात्सुमी बोलता है, लगता है तुम्हारे कान किसी काम के नहीं है, शायद तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है, चलो मैं तुम्हारी कान ही काट देता हूँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और ये बोलते ही वो डोरियन के कानों को अपने हाथ से ही काट देता है। दरअसल उसके हाथ में एक बारीक सी स्ट्रिंग होती है, वो इस वेपन का यूज करता है उसके कान को काटने के लिए। डोपोरोची कहता है कि असल में कराटे क्या होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये बोलते ही वो एक जबरदस्त किक मारता है डोरियन के। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी डोरियन इस मौके का फायदा उठाकर अपने उस इनविजिबल स्ट्रिंग के जरिए कात्सुमी और उसके टीचर को उस स्ट्रिंग से बांध देता है। और फिर वो जैसे ही उनके टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है, डोपोरोची अपने हाथ की मदद से ही उस स्ट्रिंग को काट देता है। ये देखकर डोरियन हैरान हो जाता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पतली स्ट्रिंग है, और इस बंदे ने अपने हाथ से ही उसे तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रिंग तो इतनी मजबूत है कि ये किसी हेलीकॉप्टर को भी रोक सकती है। तो इस बंदे ने कैसे इसे तोड़ डाला? और जैसा कि हमें पता है कि डोपोरोची के हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोरियन अपने मुंह से एक ग्रेनेड निकालता है और ग्रेनेड की पिन फेंकते ही एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। पर इनसे उन लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं होता और वो सभी लोग टोकुगावा की जान बचा लेते। और डोरियन एक
पाइपलाइन की मदद से नीचे गटर में पहुंच जाता है अपनी जान बचाते हुए, जहाँ उसने सोने के लिए अपना एक बेड भी लगाया होता है और फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी जगह भी होती है, जिसका मतलब है कि वो अंडरग्राउंड रहना पसंद करता है। और जैसे ही वो हेडफोन लगाकर सुकून से गाने सुन रहा होता है तो कात्सुयोमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और डोरियन से कहता है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते बच्चू। डोरियन उसे देखकर कहता है तुम वो इंसान नहीं हो जो मुझे हरा सकता है और हार का मजा चखा सकते हो। कात्सुयोमी से पूछता है कि तुमने इस जगह को क्यों चुना। डोरियन उसे बताता है कि बचपन में जब उसके परिवार पर फौज ने अटैक किया था तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाया करते थे और एक टनल बनाकर अपनी जान बचा लिया करते थे। वो इस जगह को बचपन से जानता है और अपनी जान बचाने के लिए अक्सर इस टनल में आ जाया करता था। कात्सुयोमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये सैड स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ, और ये कहते हुए वो एक जोरदार किक डोरियन के मारने की कोशिश करता है, पर डोरियन उसकी इस किक को डॉज कर लेता है और अचानक से उसकी लेफ्ट साइड पर आ जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम वो नहीं हो जो मुझे हरा सकता है। और फिर जैसे ही डोरियन उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है तो वो शराब जो वो थोड़ी देर पहले पी रहा होता है उसकी बोतल को तोड़ता है और अपनी हाथों में ग्रीस लगाने के बाद उस बोतल के टुकड़ों को उस ग्रीस पर चिपका देता है और अब उसका हाथ एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और फिर जैसे ही इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो कात्सुयोमी अपने पीछे पड़े हुए ड्रम को उठाकर डोरियन के मुंह पर फेंकता है, पर इस बार डोरियन काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है और उसके ड्रम अटैक को आसानी से रोक लेता है। और कात्सुयोमी को रियलाइज हो जाता है कि डोरियन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर जिंदगी और मौत की फाइट होने वाली है। वो डोरियन पर अटैक करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में वो बोतल के टुकड़े होते हैं जिसकी मदद से वो कात्सुयोमी के पाँव को काट देता है। कात्सुयोमी समझ जाता है कि डोरियन के टैग अब ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने कांटों वाला आर्मर पहन लिया हो और इस पर सीधा अटैक करना खतरे से खाली नहीं है। और फिर डोरियन उसे कहता है तुम्हारे पंच में जान नहीं है, जाओ पहले डोपो ओरोची से कुछ सीख कर आओ। वो असली कराटे जानता है। ये सुनकर वो समझ आता है कि डोरियन उसे पोक कर रहा है, ये मेरा हौसला कम करना चाहता है। पर वो कहता है कोई बात नहीं, जब मैं ये फाइट जीत जाऊंगा तो डोपो ओरोची भी मुझ पर नाश करेंगे। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताइएगा और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।